गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आज हम 8वीं क्लास के साइंस के तीसरे चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसे संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ये बहुलक क्रिया से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों का उपयोग रस्से, बाल्टी, फर्नीचर, पात्र, वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं और इधर बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु रसायनों के आधार पर जैसे रेयॉन, नायलॉन, प्लास्टिक, एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाती है यानी टेढ़ी मेढ़ी, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तथा उष्मा जिन्हें उष्मा देकर विकृत नहीं किया जा सकता है उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा कारक है, अतः यह 4R सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये 4R है क्या, है ना, ये रक्षा है। संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक रेशा प्राकृतिक रेशा के भांति बहुत, है ना, बहुत बड़ी इकाई है ना, बहुत बड़ी इकाई है। ये बहुत अनेक छोटे छोटे बहुलकों के निर्माण से हुआ है। प्राकृतिक रेशाओं के लिए प्राकृतिक संश्लेषित रेशाओं आपको पता है कि पेट्रो रासायनिक परागकरण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों के भांति इन रेशों से कपड़े के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशाओं का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्सी, बाल्टी, फर्नीचर आदि प्राप्त वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष सेवाओं, है ना, स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशाओं के बृहत निर्माण हेतु रसायनों के आधार पर रेयॉन, प्लास्टिक, इन सबको एक्रिलिक नाम दिया गया है। इसी रेशा में से प्रबलता, जल आपूर्ति क्षमता, दहन, स्थिर, चिर स्थायित्व गुण के परस्पर भिन्नता रखी जाती है। प्लास्टिक आज हमारे जीवन के कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वो घर हो, प्लास्टिक हो, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण हित ऐसी नहीं है क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत दूषित करता है। इससे गैस होता है ना, भूमि पर अगर डाल दिया जाए तो वो अपभ्रंश हो जाता है और वर्षा लग जाता है तो वो सड़कर ना प्लास्टिक प्राकृतिक की सुंदरता को ख़त्म करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र और देखते हैं हमारे संश्लेषित रेशा प्लास्टिक का उपयोग करके हम अच्छे गुण आनंद ले तो सकते हैं, लेकिन समुदायों के लिए पर्यावरण के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। रेयॉन कृत्रिम रेशा का एक कपास से मिलकर बनाया जाएगा बिस्तर चादर है, ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। रेयॉन के बारे में जानते हैं। रेयॉन यह एक कृत्रिम कोयले जलवायु से द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा प्रबलता, प्रत्यास्था, हल्का और चमकीला, धुलने में सुगम होता है। यह एक नायलॉन का तार की तरह होता है जो प्रबल हो जाता है। आगे आ जाते हैं प्लास्टिक या एक्रिलिक। ये जो कपड़े आसानी से हमें सिलवाने नहीं पड़ते, ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक घुल जाता है। टेलिरॉन लोकप्रिय कपड़ा है। पॉलिस्टर है, इसे महीन रेशों से खींचकर बनाया जा सकता है, जैसे कि PET एक बहुत सुपरिचित पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। ऊन के सामान को संश्लेषित करने के लिए एक्रिलिक कहलाता है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित एक अद्वितीय गुण धर्म वाले हैं। इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाया जाता है। ये शीघ्र सूजते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध, रख रखाव में सुविधाजनक। आगे है प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आगे है हमारा सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। एक प्लास्टिक पॉलीथीन, PVC प्लास्टिक,
थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। इनका उपयोग खिलौने, कंघी, विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे ढांचे के रूप में किया जाता है। गर्म ऊष्मा देकर नरम किया जा सकता है, जैसे बेकेलाइट और मोलनाइट। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों, हाथों इत्यादि के लिए बनाए जाए काम आते हैं। आगे है मेलानाइट, मेलामाइन, आग के प्रतिरोधक के लिए। ये पूछता है आग के प्रतिरोधक के लिए कौन सा मेलामाइन है ना। द बर्नी ट्रेन में हीरो सा पहना था। प्लास्टिक के लिए अपेक्षाकृत सहने की क्षमता इसमें है। प्लास्टिक के अभिलक्षण हेतु गुण। प्लास्टिक अनुक्रियाशील है, अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक कुचालक यानी ऊष्मा और विद्युत का। प्लास्टिक हल्का, प्रबल तथा चीर अस्थायी है। अगला है यहाँ पे लिखा हुआ कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु सब घटित हो उसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता और विघटित नहीं होता उसको जैव अनिमीकरण कहलाता है। आगे है 4, हम बोल रहे थे 4 सिद्धांत के बारे में। 4R क्या है देखिए। रिड्यूस, उपयोग कम करो। रीयूज़, पुनः यूज करो। रीसाइकिल, पुनः चक्रित करो। रिकवर, पुनः प्राप्त करो। अब इससे रिलेटेड कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपके सामने हैं। लिखा हुआ है रेयॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है क्योंकि वो लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अगला है उसको यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन अनियमीकरण नहीं है। तो यहाँ पे अनियमीकरण नहीं है, वो गोबर गैस है। ठीक है, आगे हम लोग देखते निम्न में से पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, ये कौन सा है। इसका तो गोबर गैस हो गया था मित्र, आप देख ही लिए थे। निम्न में से पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, जिसको मैंने पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें से कुछ को नहीं किया जा सकता। कुछ कुकर के हत्थे, टेलीफोन के यंत्र, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखेंगे गौर से कि विभिन्न प्लास्टिक में सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन के बारे में है तो रासायनिक प्लास्टिक के बोतलों से संचित होता है, सही बात है। इनका उपयोग भोजन भंडारण के लिए रखे जाते हैं, नियंत्रित, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि इनको अचार एवं प्लास्टिक के पात्र में भरे जा सकते हैं। उपरोक्त में से सभी कथन इनके सही हैं। अगला है कि इसको मैच करना है। मैच करिए और इसके चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। पॉलिस्टर के कपड़े का इस्तेमाल, हम लोग कपड़े को आसानी से बल नहीं पड़ता इसमें। टेफ्लॉन के बारे में अगर जान लें तो टेफ्लॉन भी ना चिपकने वाला भोजन है। रेयॉन जो कास्ट से बनता है और नायलॉन पैरासूट से, यानी कि ऑल हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अग्निरोधक के लिए हम आपको बताए थे कि मोलाटाइन किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि मेलामाइन का। फिर उसके बाद देख लिए जल निकास की व्यवस्था के लिए सर्वाधिक बाधक क्या है। हमारे यहाँ सर्वाधिक बाधक क्या है, तो वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक अपशिष्ट हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ जम जाता है और फिर गड़बड़ हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अनवनीकरण पदार्थ है। ठीक है, अनवनीकरण है जिसको हम लोग नवीनीकरण के, पॉलीथीन की थैलियाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन में कि विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल या जल चिपकता नहीं है उसको क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेफ्लॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आग बुझाने वाले कर्मचारी परिसाधन जो पहन रखे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फिर मोलामाइन कहते हैं। इसका आप लोग लिख ही लिए थे कि टेफ्लॉन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से अगला चैप्टर अपना है पदार्थ, धातु और अधातु। धातु कहते किसको, धातुओं में चमक होती है और आघात वर्धनीय होता है, यानी कि सहता है ना। धातु, अधातुओं में चमक नहीं होती और भी आघात वर्धनीय, वो ब्रिटल होता है, तुरंत टूट जाता है। धातुएं तन्य तथा धात्विक ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधातुओं में ये सारे गुण अभाव होते हैं। धातुओं के लिए ऑक्साइड क्षारीय पदार्थ की प्रकृति होती है, अधातुओं में ऑक्साइड के अम्लीय प्राकृतिक नहीं होते। कुछ धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ के बारे में देखते हैं। और कुछ हाइड्रोजन गैस के साथ उत्पन्न करके आसातुत जल की अभिक्रिया नहीं करता है। आसुत जल बोले तो डिस्टिल वाटर,
धातु अम्लों की क्रिया करके लवणों हाइड्रोजन गैस आदि देते हैं। अधातु अम्लों सभी क्रियाएं नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधातु क्षारों के साथ अभिक्रिया करके की जटिल अभिक्रिया हो जाती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिक के विलयन के साथ विस्थापित कर दिया जाता है। अब आइए इन पर कुछ प्रश्न देखते हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरें में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बताइए, चादर पीट पीट के करना है, यानी कि ये जिंक ही को सिर्फ किया जा सकता, बाकी किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फर को किरोसिन तेल में रखा जाता है, आपको पता है। सल्फर को, फास्फोरस को ऐसे ही, एरिया ऑक्सीजन है, सब में आग लग जाएगा। इनमें से सत्य कथन कौन सा? सत्य कथन है कि ये सामान्यतः तन्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं अम्लीय धातु के बारे में कि गैसों है ना, निम्न में से गैस धातुओं अभिक्रिया कर सकता, कौन सी गैस पे यह अभिक्रिया कर सकता है ना। तो ये देख लीजिए, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा गया इसीलिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। सत्य इसमें से कौन है? सामान्यतः धातुएं होते हैं, अभिक्रिया करती है नहीं करती है, सोडियम के साथ बहुत अभिक्रियाशील हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट विलियम के साथ विस्थापित करता है। तो इसमें से हमारा हो जाता है कि सोडियम बहुत अक्रिय गैस है, उसको जैसे ही निकालेंगे हवा लगेगा, आग लग जाएगा। देवी देवताएं इसको ऐसे हाथ पे लेके ना आग जलाता है, इसमें से आग जलता है। टीवी में आप देखते हैं। धातुओं के संबंध में कथन सत्य कौन सा है? देख लीजिए, इसमें से सभी है। सुचालक होता है, चमकदार होता है, ताकतवर होता है, तन्य होता है। आगे बढ़ते हैं अधातुओं के बारे में सत्य कथन बताना। अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, इसमें भी सब सत्य, ये मुलायम, तन्य, कुचालक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें से भी सत्य कथन को देखना है आपको, और इसमें से भी ये सामग्री देख ही रहे हैं, धातुएं गुण होता है, सभी सत्य हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इसके सुमेलित करने वाले कुछ प्रश्न हैं। इसके सुमेलित कर लीजिए, है ना। गोल्ड को आभूषण कहा जाता है, ये सही बात है। गोल्ड को आभूषण कहा जाता है। आयरन को मशीनरी कहा जाता है। एल्युमिनियम को खाद्य और कार्बन को ईंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं आधातुओं के बारे में। आधातुएं है ना, आधातुएं सल्फर है, और इसमें से ये सब सारा धातु है हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय मतलब आघात को सह सकता है, नहीं सह सकता। आधातु है, आघात वर्धनीय कह रहा है, यानी कि सह सकता है। तो ये लेड पेंसिल इसको मारो टूट जाएगा, बाकी सहता है। चांदी को सबसे ज़्यादा पीट पीट के पतला बना लिख रहा है कि देखिए यहाँ पे आ ही गया कि सक्रिय कौन है जो वायु में खुलते आग पकड़ता है, उसका नाम है सोडियम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, सभी जीवों के लिए सामान्य दर अंदर लेता है, ये कौन सा है? ये हमारा ऑक्सीजन है। देख लिए, हम लोग जनरली वे में हवा लेते हैं। सोडियम धातु सामान्यतः ताप पे है ना रसायन हो जाता है। किस रसायन में रखे जाते हैं? तो आपको पता ही बताए थे कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किस द्रव के रसायन में? तो ये हो जाता है मिट्टी के तेल में। आगे है कि आधातु के शुद्धिकरण के लिए आधातु का उपयोग शुद्धिकरण के किस प्रकार में है ना प्रक्रिया किया जाता है? उसको ना ओजोन में शुद्धिकरण होता है। आधातु जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घाव में किया जाता है, घावों के रूप में, उसको ना आयोडीन को टिंचर के रूप में किया जाता है। वह धातु जिसका उपयोग उर्वरक के पौधों के वृद्धि के लिए किया जाता है, पौधे की वृद्धि, ये 15वां नंबर क्वेश्चन है। ये नाइट्रोजन है जो जड़ में रहता है। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इससे अपने जीवन में कुछ करें। किसी तरह का कोई दुख तकलीफ परेशानी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल मैसेज आप हमसे कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी या इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, है ना। PK पंडित 388 ये मेरा ID है इंस्टाग्राम का, आप इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके जीवन में कारगर होगा। आप छोटे बच्चे, बड़े बच्चों, जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, वो इस पे देख सकता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ।